देखिए हमने जो समर्थन की बात है, चाहे प्री पोल कोएलिशन कहिए चाहे पोस्ट पोल कोएलिशन कहिए, उस पर तो हमने ना पार्टी ने कोई ऐसा विचार करा है और ना पार्टी ने ऐसा कोई मूड बनाया है। कोई विचार की बात नहीं। देखिए अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं और अरविंद केजरीवाल जी मैदान में उतरते हैं तो कम से कम अली अनवर जी व्यक्तिगत तौर पर ही सही समर्थन करने को तैयार है। आप सोच लिए जेडीयू आपको समर्थन देने को तैयार है। देखिए कोई मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप से या अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को अगर मानता है कि एक स्ट्रांग कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए, एक स्ट्रांग कैंडिडेट के खिलाफ, तो मेरा ये मानना है कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, तो चाहे आप एक न्यूज एंकर की हैसियत में इसे सराहें या नहीं, मैं तो माफ कीजिए, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं निभा सकता, ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन आइए एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं और साथ साथ सम्मत जी भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी तुरंत शामिल करते हैं चर्चा में। रिपोर्ट आपके सामने हम ये पेश करने जा रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में भी राजनीति काफी तेज और गर्म होती हुई दिखाई दे रही है और खास करके अली अनवर साहब इस पर ध्यान देंगे। देखिए छोटी सी रिपोर्ट, चर्चा उसका दौर आगे बढ़ाते हैं। मिशन पीएम की तैयारियों में जुटे नरेंद्र मोदी का कारवां सोमवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में था। मोदी के मंच की शोभा उनके नए साथी रामविलास पासवान भी बढ़ा रहे थे। पासवान की मौजूदगी से गदगद मोदी ने मुजफ्फरपुर में दलित कार्ड खेलने में देर नहीं की। हमारा परिवार बढ़ रहा है। मैं रामविलास जी का, भाई चिराग का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और उनके सभी साथियों का ये एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में पासवान और उदित राज जैसे कई बड़े दलित नेताओं को पार्टी और एनडीए में शामिल कर चुके मोदी ने पिछड़ी जातियों को लुभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। ये भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं। भाइयों बहनों लिख करके रखिए, आने वाला दशक 60 साल बीत चुके हैं मित्रों। आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है। मोदी की हुंकार रैलियों को नीतीश कुमार अक्सर अहंकार रैली बताते हैं, लेकिन मोदी ने अपनी हुंकार रैली के अलग ही मायने बताए। यह हुंकार किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह हुंकार हमारे अधिकारों के लिए आवाज है। यह हुंकार देश को बर्बाद करने वालों से बचाने के लिए है। मोदी बिहार में हो और नीतीश कुमार पर निशाना न साधें, ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दुश्मन से दोस्त बने पासवान के बहाने मोदी ने दोस्त से दुश्मन बने नीतीश कुमार पर चुन चुनकर शब्दों के बाण चलाए। कोई हिपोक्रेसी नहीं की। अखबार के सामने हाथ से हाथ मिलाकर के फोटो निकालने की हिम्मत रामविलास जी हमेशा करते थे। वरना मैंने ऐसे नेता देखे हैं कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, भोजन के टेबल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। मोदी के विरोध में एनडीए से अलग हुए नीतीश के रूप में बीजेपी को बिहार में बड़ा झटका लगा था। रामविलास पासवान से गठबंधन कर बीजेपी इस नुकसान की भरपाई की उम्मीद कर रही है, लेकिन ये उम्मीद कितनी परवान चढ़ती है इसका पता चुनावी नतीजों के बाद ही चलेगा। टीम न्यूज नेशन। मोदी के मन से रामविलास पासवान ने जहां अल्पसंख्यकों को यह समझाने की कोशिश की कि सेकुलरिज्म पर उनका स्टैंड अब भी वही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने सेकुलरिज्म के नाम पर अपने विरोधियों को जमकर लथाड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, मुजफ्फरपुर। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में भी राजनीति और उसकी ध्रुवीकरण के आसार किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। समित जी अब चर्चा में जुड़ चुके हैं। समित जी, इससे पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने आप को नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं और उनकी पार्टी चाहती है। और देखिए अली अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त। उनका कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं तो जातीय तौर पर तो इसका समर्थन करेंगे। अब आप सोच लीजिए नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या चुनौती है। शीला दीक्षित को हराया, अब आपकी बारी है। देखिए वो बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, ये लोकतंत्र है, स्वागत है, कोई भी खड़ा होना चाहे।
मगर मजाक मजाक में तो यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी खड़े होंगे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो खड़े ही रह जाएंगे, बस बैठ नहीं पाएंगे उसके बाद कभी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जहां खड़ा होना चाहिए था आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को, वहां से तो वो नदारद हो गए और दूसरी जगह खड़े होने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार से उन्हें चुना था, तथाकथित रूप से, मैं प्यार से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और कसम खाने के बावजूद भी कांग्रेस से सपोर्ट लेकर सरकार बनाया था, तो गवर्नेंस डिलीवर करते नहीं, यहां से भाग खड़े हुए। वो ज्यादा देर कहीं खड़े नहीं रह सकते हैं, भागने की प्रवृत्ति है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। राघव जी, देखिए भाजपा के सभी प्रवक्ता हर न्यूज चैनल पे आकर केवल एक ही राग अलापते हैं कि ये भाग गए या इन्होंने झूठी कसम खाई, हालांकि पूरी जनता जानती है कि क्या सिनेरियो रहा है। और मैं फिर ये बता दूं कि हम कोई दिल्ली छोड़ के भागे नहीं है, हमने नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन दिया है और वापसी चुनाव होंगे। अच्छा राघव जी, हम वापसी लड़ेंगे और दिल्ली में राघव जी अगर मैं आपसे ये पूछूं, अल्लाह का आशीर्वाद रहा, वाहिगुरु का आशीर्वाद रहा, दिल्ली से चुनाव लड़े, मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े, अब ऐसे में दिल्ली की जनता तो एक जुड़ाव महसूस करती है ना, तो केजरीवाल जी क्या दिल्ली से भी लड़ेंगे और वहां से भी लड़ेंगे जहां पर नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं? ऐसे तो अजय जी, ऐसे तो गुजरात की जनता भी नरेंद्र मोदी जी से काफी लगाव महसूस करती है, बल्कि वो तो 15 साल से गुजरात में रहे हैं। चर्चा ये है कि वो गुजरात के अलावा दूसरी सीट पर लड़ेंगे। वाराणसी की जो बात है वो दूसरी सीट की बात हो रही है, शायद समझ जी अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी चर्चाएं हैं, हो सकता है कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ें, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जब ऐसा कुछ होगा तो तब हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि क्या करेंगे। अगर वे, ऐसा भी हो सकता है कि वे चुनाव ना लड़ें और मनमोहन सिंह जैसे कोई इनडायरेक्ट रूट से पार्लियामेंट में आ जाएं, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारी तो यही नीति है कि जो स्ट्रांग कैंडिडेट, अगर नरेंद्र मोदी जी उभर कर आ रहे हैं, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, तो हम उसके सामने अपने सबसे स्ट्रांग से स्ट्रांग कैंडिडेट देंगे। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है और असलियत में पता लगेगा कि देश की जनता के सामने जब विकल्प आता है तो वो एक विकल्प को तराशती है या वही। तो राघव जी, आपने ये मान लिया है कि राहुल गांधी को विकल्प की जरूरत नहीं, नरेंद्र मोदी को विकल्प की जरूरत है। चलिए, जो देखिए, मैं आप फिर घुमा फिरा के अजय जी उसी सवाल पे आ रही है, तो मैं शुरू में बोल चुका हूं कि राहुल गांधी जी के सामने हमने सबसे मजबूत कैंडिडेट आपने वहां पर पैर पीछे खींच लिए, सुनना चाहते हैं ये तो आपने वहां पर पैर पीछे खींच दिए। देखिए, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट तो घोषित किए गए। राघव जी, आपने मेरी रिपोर्ट देखी भी होगी, जहां कुमार विश्वास के साथ हम लोगों ने करीब घंटे भर बातचीत की, वो रिपोर्ट आपने देखी भी होगी शायद। जाहिर सी बात है, वहां पर जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आइए संबित जी, अमेठी की बात फिर करेंगे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मैं बहुत साफगोई से कहना चाहूंगा जी, राघव छोटे भाई हैं और मुझे यहां बहुत जो है तीव्रता से नहीं, बहुत धैर्य से बात को रखना चाहिए। मुझे लगता है जो लोग रण छोड़ के भाग चुके हैं उनको रणनीति जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। रणनीति तब होती है जब आप एक दीर्घ समय के लिए राजनीति में काम करते हो, जनता के उत्थान के लिए, और वो प्रूफ करके समय खुद बताता है। चलिए, रणनीति और रण तो छोड़िए, चलिए मैं मान लेता हूँ संबित जी, आपको खुश करने के लिए मैं 2 क्षण के लिए मान लेता हूँ कि हम आपके हिसाब से भाग गए, हालांकि हमने तो नैतिकता। अब मेरे को बोलने दे राघव, आप अंबानी के बोलने देना, मेरे को मेरी बात रखने दे। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि हम भाग गए, हमारा ये कहना है कि हम नैतिकता के आधार पर हमने रेजिग्नेशन दिया और कोई भागे नहीं है, वापसी चुनाव लड़ेंगे। बट मैं मान लेता हूं आपकी 2 क्षण के लिए आप लड़ रहे हैं, बट आप आगे बात सुनिए। एटलीस्ट हमारे लीडर, मेरे को बात रखने दीजिए संबित जी, बात रखने दीजिए ना, बात रखने दीजिए। देखिए, एटलीस्ट हमारे लीडर्स अगर आपके हिसाब से सत्ता से भागे हैं, एटलीस्ट न्यूज रूम या न्यूज डिस्कशन से तो नहीं भागते। आपके लीडर तो पत्रकारों से ही भाग जाते हैं, पत्रकारों के तीव्र सवाल क्या कौन से चैनल में रोज कुर्सी घुमाई जाती है? कोई व्यक्ति अपने आप को इस देश के प्रधानमंत्री का दावेदार, मैं क्षमा चाहूंगा, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत, राघव जी क्षमा चाहूंगा, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत हो रहा है। आइए जरा चर्चा को वापस मुद्दे पर लाते हैं। व्यक्तिगत चर्चा छोड़िए, व्यक्तिगत टिप्पणियां छोड़िए, मीडिया की बात यहां छोड़िए। मुद्दा यहां पर यह है कि आप अपना सबसे मजबूत उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर रहे हैं, अली अनवर साहब, लेकिन आप लोगों के लिए भी स्थिति खराब होती दिख रही है। आपके भी अच्छे लोग जो एक जमाने में आपके साथ जुड़े रहते थे, बीजेपी के साथ जुड़ने लगे हैं, जिसे मोदी इफेक्ट कहें क्या? देखिए, अब ऐसे कहिएगा जी तो आज तो 4 नेता जी, गिरिराज जी, सीपी ठाकुर साहब, अश्वनी चौबे साहब, चंद्रमोहन राय साहब नहीं गए मुजफ्फरपुर रैली में जी। तो अब ये सब काम तो आया राम गया राम।